हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप लोगों की भारी डिमांड पे हम लोग क्या लेके आ गए हैं। आज हम लोग लेके आ गए हैं हिस्ट्री के टॉप 100 एमसीक्यू। और जैसा कि हम लोग जान रहे होंगे, हम लोग क्या कर रहे थे, 10,000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे थे और अपने प्रीलिम्स क्या 2026 के लिए। परंतु जो इसी बीच में जो अपना ईपीएफओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो इसके लिए भी जो क्या क्लास होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग क्या कीजिएगा, जो वीडियो है उसको लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोगों ने इस क्लास को कंप्लीट कर लिया, तो लगभग आपके हिस्ट्री के क्या है, जो ईपीएफओ हो या फिर यूपीपीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, उसमें लगभग आप मान के चलिए 10 से 15 क्वेश्चन आपको क्या है यहाँ से मिलने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने कंप्लीट क्लास कर ली, तो आप लोगों को इतना फ़ायदा होगा कि 10 से 15 क्वेश्चन आप क्या करेंगे, अन्य एस्पिरेंट के मुकाबले लीड में चलेंगे। तो चलिए इस क्लास को चलिए शुरू कर लेते हैं। और बाकी जो लोग क्या है क्लास को छोड़ के जाने वाले हैं, यानी कि जो लोग 18 घंटे का स्टडी ब्लॉग देखते हैं, वो लोग मतलब कि जा सकते हैं चाहें तो। और जिसको मतलब कि कंप्लीट वीडियो देखना है, जो सीरियस एस्पिरेंट है, वो वीडियो को लास्ट तक देखेगा। और क्योंकि एस्पिरेंट सीरियस एस्पिरेंट क्या है, इसमें बहुत कमी रह गया है। और वो मतलब कि इस प्रकार के वीडियो वही एस्पिरेंट देखते होंगे जो बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और जो भी सीरियस एस्पिरेंट होंगे वो क्या करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। साथ ही साथ क्या, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर इस प्रकार के वीडियो नहीं आ पाता है। क्योंकि इस प्रकार के वीडियो बनाने में पहले तो काफ़ी मेहनत लगती है, और फिर मतलब कि काफ़ी मतलब कि लोग उसे देखते भी नहीं हैं, तो फिर और ज़्यादा मतलब कि डिमोटिवेशन होता है। तो इसलिए क्या कीजिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब। और अब हम लोग क्या करेंगे, एक से लेकर के, यानी कि टोटल एक से लेकर के टोटल 100 एमसीक्यू की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अभी। और ये भी देखेंगे कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाता है, उसको हम लोग आंसर तक कैसे पहुँचे। और साथ ही साथ क्या, हम लोग क्या करें, अपने जो भी एक क्वेश्चन अगर रिपीट होता है, तो उसको हम लोग किस प्रकार से याद रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सारी ट्रिक्स और टिप्स जो भी होगी, सभी एक ही क्लास में आपको मिलने वाली है। तो चलिए अभी क्लास को शुरू कर लेते हैं। क्योंकि वीडियो शुरू होने से पहले छोटा सा इंट्रो जरूरी था कि हम लोग अभी 1 से 1.5 घंटे में क्या करने वाले हैं। तो अभी शुरू करते हैं चलिए। तो सबसे पहले आता है हमारा पहला क्वेश्चन आता है। आप लोग जान रहे होंगे कि यूपीएससी ने इसे लगभग कम से कम 3 से 4 बार इसी क्वेश्चन को रिपीट किया है। बस क्या, क्वेश्चन को बनाने का तरीका चेंज कर दिया। जैसे कि पहला क्वेश्चन आता है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था। यानी कि संघर्ष एक विधि के रूप में जो था, स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार किस घटना के रूप में अपनाया गया था। तो इसमें ऑप्शन क्या हमारे दिए गए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के रूप में, होम रूल लीग आंदोलन के रूप में, असहयोग आंदोलन के रूप में, साइमन कमीशन की भारत यात्रा के रूप में। तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो आप लोग जान रहे होंगे कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कब आया था, जब हमारे भारत में क्या हो रहा था, जब 1905 के समय में, यानी कि 1905 के समय में जब बंगाल विभाजन हो रहा था। यानी कि बंगाल विभाजन के समय क्या हुआ था, ये मतलब कि जो हमारे राष्ट्रवादी जो नेता थे, उन लोगों ने एक तरीका अपनाया, जो कि कहते हैं कि स्वदेशी और बहिष्कार, यानी कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाना और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना। तो इसी के तहत क्या हुआ था, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चालू किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन था। तो इस प्रकार से हम लोगों को आंसर तक मतलब कि ये तो एक तरीके से फैक्ट था, तो हम लोग यहाँ पे सीधे हम लोगों ने इसका बात कर ली। तो अगला चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, आप लोग जान रहे होंगे कि सत्यशोधक समाज, जो कि आप लोग जान रहे होंगे किसने बनाया था। सत्यशोधक समाज जो है, इनके संस्थापक कौन है, ज्योतिबा फुले हैं, जो कि मतलब कि महाराष्ट्र का एक जातिवादी आंदोलन था। तो इसमें सीधे सीधे पूछ लिया गया कि सत्यशोधक समाज जो है, समाज में संगठित किया, किसने संगठित किया था। तो बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन था क्या, गुजरात में मंदिर प्रवेश से आंदोलन था क्या, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था क्या, पंजाब में किसान आंदोलन था क्या। अगर आप लोगों को बस इतना भी अगर पता हो कि सत्यशोधक समाज जो कि ज्योतिबा फुले ने बनाया था, एक जातिवादी आंदोलन था, तो आप आराम से समझ जाते। अगर आपको ये भी नहीं पता होता कि महाराष्ट्र में था या गुजरात में था। तो इसका राइट आंसर क्या होता हमारा, महाराष्ट्र में एक जातिवादी आंदोलन था, जो कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने बनवाया था सत्यशोधक समाज के रूप में। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला आता है, भारतीय इतिहास के मध्यकालीन में बंजारे सामान्यतः कौन थे। अभी देख रहे हैं कि यूपीएससी इस प्रकार से बहुत बार क्वेश्चन पूछती है कि क्या करती है, कोई टर्म दे देती है, यानी कि कोई भी तथ्य दे देती है, और उसके बारे में पूछ लेती है कि किससे संबंधित है। अभी आप आगे जैसे जैसे आगे वीडियो में चलेंगे हम लोग, तो आपको देखने को मिलेगा कम से कम हर साल एक या दो क्वेश्चन, चाहे यूपीएससी हो, चाहे मतलब कि आईएएस का एग्जाम हो, चाहे ईपीएफओ का एग्जाम हो, चाहे मतलब कि किसी भी अन्य अदर एग्जाम हो, जैसे कि हमारा होता है एनडीए का हो गया, सीएपीएफ का हो गया। उसमें हर बार यही होता है कि एक फैक्ट दे देगी, उसके बारे में डिटेल में, या फिर जैसे कि यहाँ पे तो मतलब कि शॉर्ट में बोल दिया। अब ज़्यादातर क्या करती है, उसके डिटेल में मतलब बताती है कि ऐसा किस लिए था, इसके बारे में मतलब कि कंप्लीट बताती है, और पूछती है कि कौन सा सही है। तो इसमें ये पूछा गया कि भारत के इतिहास में मध्यकालीन में जो बंजारे थे, वो सामान्यतः कौन थे। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बंजारे इस समय मतलब कि अगर देखें तो काफ़ी कम है, परंतु अगर आप ध्यान देंगे, तो
तो आपको बंजारे कहीं न कहीं जैसे कि डेरा डाले हुए अपने मिल जाएँगे। तो जैसे कि क्या है कृषि क्या मतलब कि ये बंजारे जो थे क्या कृषक थे क्या? क्या बुनकर थे क्या? योद्धा थे क्या? व्यापारी थे क्या? तो वैसे तो मतलब कि अगर कोई कॉमन सेंस लगाएगा तो कहाँ जाएगा? योद्धा की तरफ जा सकता है या फिर कृषक की तरफ जा सकता है। परंतु इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यापारी थे। यानी कि बंजारे क्या थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमेशा व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते थे। तो ये क्या थे हमारा? व्यापारी थे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? सम्राट अशोक के राज्याधीशों का सबसे पहले कूटन यानी कि विघटन का मतलब होता है डिसाइफर किसने किया था? तो आप लोग जान रहे हो कि सम्राट अशोक यानी कि अशोक का काल का 1 या 2 क्वेश्चन हर एक दूसरे साल में आपको मिल जाएगा। तो इसमें पूछा गया जो सम्राट अशोक थे, ये राज्याधीशों के सबसे पहले विघटन किसने किया था? क्या किसने किया था? जॉर्ज बूअर ने किया था क्या? मैक्स मुलर ने किया था क्या? विलियम जोन्स ने या फिर जेम्स प्रिंसेप ने? अगर आपने इसको क्या है, हो सकता है आपने अगर डिटेल में भी ना पढ़ा हो, अगर आपने फिर भी अगर लूसेंट भी अगर पढ़ी होती, तब भी आपको ये आंसर मिल जाता। इसका आंसर क्या हमारा लूसेंट में भी दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? जेम्स प्रिंसेप जो है, उन्होंने क्या किया था? सम्राट अशोक के जो है राज्याधीशों का पहली बार डिसाइफर किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आप लोग इसमें क्या आंसर अपने भी देते जाइएगा और अगर आपको कोई सुझाव है तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास यहाँ पे बोला है, देख रहे होंगे धार्मिक इतिहास। ज़्यादातर मतलब कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक से संबंधित कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें पूछा गया भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो धार्मिक इतिहास आप लोग जानते हैं बौद्ध, जैन उसके बारे में पूछ लिया इसमें। बोधिसत्व बोधिसत्व क्या लिखा है? बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय के केंद्रीय संकल्प था क्या? यानी कि जो बोधिसत्व था, वो क्या हीनयान संप्रदाय का केंद्रीय संकल्प था क्या? और उसके बाद में बोधिसत्व अपने प्रबोधन के मार्ग पर बढ़ता हुआ एक करुणामय है। उसके बाद में बोधिसत्व समस्त चेतन प्राणियों को उनके प्रबोधन के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं को निर्वाण को विलंब कराता है, यानी कि स्वयं के निर्वाण प्राप्ति को विलंब कराता। तो इसका मैं आप एक मतलब कि नॉर्मल सेंस में अपने मतलब कि अपने शब्दों में बताना चाहूँ तो इसमें बोला गया है कि बोधिसत्व जो है क्या मतलब कि हीनयान संप्रदाय से संबंधित था। नॉर्मली अगर आपको पता है कि बौद्ध धर्म जो था कई शाखाओं में बटेगा, उसमें मुख्य रूप से इसकी जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय ही जो बौद्ध मतलब कि धर्म था वो हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बँट गया था। तो जो हीनयान वाला था वो मतलब कि प्राचीन मतलब कि एक तरीके से जो मूल बौद्ध धर्म था उसी को अपनाता था। परंतु जो महायान वाला था उसमें मतलब कि नई शाखाएँ विकसित होती रहीं और उसने हिंदू धर्म के कुछ तत्वों को भी अपना लिया था। तो जो हमारा महायान धर्म वाला था उसी ने क्या बोधिसत्व को अपनाया था। तो इस प्रकार से यानी कि हमारा एक वाला गलत हो जाता है। यानी कि बोधिसत्व को जो मतलब कि ये कहते हैं कि बौद्ध मत जो था वो हीनयान ना होकर के महायान से संबंधित था। तो इस प्रकार से यानी कि हमारा एक वाला जो है गलत हो जाता है। अगर एक गलत हो जाता है तो इस प्रकार से हमारे पास क्या है? केवल 2 और 3 में से कोई एक होगा। तो देखते हैं बी और सी में से कौन-सा है और इसका मतलब 2 तो हमारे दोनों में है। अभी सी वाला देख लेते हैं। तो बोधिसत्व जो था उनका मतलब कि एक मेन मोटिव भी यही था कि वो क्या करते थे कि उनका मानना ये था कि हम लोग निर्वाण जब तक नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जब तक कि सारे का सारे संसार के समस्त प्राणी भी निर्वाण को प्राप्त ना कर लें। तो इसलिए ये भी मतलब क्या करते थे, अपने प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए यानी कि अन्य प्राणियों को उनके प्रबोधन के मार्ग में चलने में सहायता करने के लिए क्या स्वयं के निर्वाण को भी विलंब करना मतलब कि जायज़ समझते थे, यानी कि अपने आप के निर्माण को भी विलंब कर सकते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि बी होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने थोड़ा-सा डिटेल में समझाया, तो हो सकता है थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग गया होगा। परंतु अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे-जैसे हम लोग की स्पीड मतलब कि जैसे-जैसे टाइम बढ़ेगा, वैसे-वैसे हम लोग की स्पीड भी बढ़ती जाएगी। और इस बात की चिंता मत कीजिएगा कि अभी शुरू हुआ है तो 100 क्वेश्चन हो पाएँगे कि नहीं। हम लोगों ने शुरू किया है, तो आप लोग जानते होंगे अगर हम लोग कोई क्लास को या फिर कोई भी वीडियो को शुरू करते हैं, तो कंप्लीट वीडियो को मतलब कि आखिर तक पहुँचाते भी हैं। तो अगला आया हम लोगों का क्वेश्चन मेंटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आप लोग जानते होंगे इससे भी संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो एक ही क्वेश्चन यही बन जाता है कि मेंटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया कब था? तब आया था ये 1919 में। तो 1919 में हमारा क्या है मेंटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो कि मतलब कि प्रस्ताव था वो आया था। परंतु इसमें पूछा गया है ये किससे संबंधित था? क्या सामाजिक सुधार से संबंधित था? पुलिस की प्रशासन में सुधार से संबंधित था क्या? शिक्षा शैक्षिक सुधार से संबंधित था क्या? या संवैधानिक सुधार से संबंधित था? तो आप लोग जानते होंगे अगर आपने संवैधानिक सुधारों से संबंधित जो भी मतलब कि प्रस्ताव आया है 1773 से लेकर के 1947 तक के सारे मतलब कि क्रमागत रूप से हुए हैं। तो सारे के सारे क्या है? संवैधानिक सुधार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा।
और आप लोग जान रहे हो कि मतलब कि जो हमारा हिस्ट्री होता है उसमें ज़्यादातर कुछ फैक्ट होते हैं, तो उसके बारे में कुछ खास मतलब कि एनालिसिस नहीं हो पाता है। तो चलिए अगले देख लेते हैं हम लोग, और हम लोग को थोड़ा-सा स्पीड में भी लेके चलना है। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्या निम्नलिखित पर विचार करना है। केशव चंद्र सेन का संबंध उपरोक्त में से किनसे या किससे की स्थापना से? तो केशव चंद्र सेन जो थे, इनमें से किन मतलब कि कितनों का स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी? तो आपको अगर केशव चंद्र सेन के बारे में नहीं पता, तो अभी देख लेते हैं कौन-कौन सी इनकी स्थापना है। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की थी क्या? टेबर्निकल ऑफ न्यू डिस्पर्शन इंडिया रिफॉर्म्स एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इन्होंने जो था मतलब कि इंडिया रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना की थी। टेबर्निकल ऑफ न्यू डिस्पर्शन की स्थापना की थी और कलकत्ता यूनिटरी कमेटी की स्थापना नहीं की थी। तो आपको ये याद कर लेना, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है या फिर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? केवल 2 और 3, यानी कि टेबर्निकल ऑफ न्यू डिस्पर्शन इंडिया रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन देख रहा हूँ, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और किससे संबंधित हमारा है। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। शब्द दिया है मैं और विवरण भी दिया हुआ है। तो यानी कि जैसा कि मैंने आपको जस्ट पहले बताया था, इसमें क्या है, 3 शब्द दे दिए गए हैं और आपको इसके विवरण के बारे में बताना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। अगला पहला क्या है? एरीपत्ती। एरीपत्ती क्या होता है? भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, आप इसको याद कर लीजिएगा। एरीपत्ती का मतलब होता है भूमि का भूमि जिससे क्या मतलब कि मिलने वाला राजस्व था, यानी कि ऐसी भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व था को अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। उसके बाद में आता है तूनियार, एक अकेला ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिया गया ग्राम। तो ये हमारा दूसरा वाला गलत हो जाता है, दूसरा सही नहीं है। बाकी तीसरा हमारा जो घटिका है वो प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय थे, उनको क्या कहते थे? घटिका कहते थे। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 राइट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्या आता है हमारा? मध्यकालीन भारत। अभी देख रहे हैं हम लोग प्राचीन भारत से संबंधित मतलब कि क्वेश्चन देखे हैं। अब क्या हमारा है? मध्यकालीन भारत से संबंधित क्वेश्चन आ गया कि आर्थिक इतिहास, इसमें पूछा गया आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट। अर्घट क्या था? तो अर्घट क्या था हमारा? एक तरीके से मतलब कि पानी निकालने वाला एक व्हीलर, एक या फिर कह सकते हैं कि व्हील टाइप में एक यंत्र था। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। बंधुआ मजदूर तो नहीं था। सैन्य अधिकारियों को दी गई भूमि का अनुदान भी नहीं था। भूमि सिंचाई के लिए प्रयुक्त होने वाला जल चक्र यानी कि वाटर व्हीलर को ही हम कहते थे अर्घट। और इसके ऊपर भी यूपीएससी ने लगभग 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया। 2 बार तो क्वेश्चन मुझे याद है कि पूछा गया है। बाकी आप लोग देखिएगा कि शायद 21 या 22 में ही पूछा, 22 या 23 में पूछा गया है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो यानी कि जो 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, इसमें क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, गर्म दल और नरम दल 2 भागों में बँट गई थी। तो इसका कारण क्या था, ये पूछा गया। और आप लोग ये भी जानते होंगे 1907 में विभाजन हुआ और 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे दोनों मिल गए थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कब मिले थे या फिर लखनऊ अधिवेशन किससे संबंधित है। तो ये किसके लिए था? लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना था, इसलिए था क्या? अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथी में विश्वास का अभाव। तो सीधी-सी बात है, यानी कि गर्मपंथी चाहते थे कि जो मतलब कि आंदोलन है पूरे भारत भर में फैला जाए। परंतु नरमपंथी क्या चाहते थे? केवल मतलब कि एक सीमित क्षेत्र तक ही रहना चाहिए। तो यही मतलब कि वार्ता के सक्षम मतलब कि वार्ता करने में जो क्षमता है उनके बारे में उनका चरमपंथियों का विश्वास का अभाव था। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना से संबंधित कुछ भी नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के निर्वाचन के संदर्भ में भी अरविंद घोष का असमर्थन नहीं था। अभी आते हैं 2017 का जो क्वेश्चन है और यूपीएससी का ही आया हुआ है। ऋग्वेद कालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बारे में पूछा गया है। यानी कि 2 संस्कृतियाँ हैं, एक हमारी ऋग्वेदिक कालीन आर्य है और उसके बाद में क्या हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। इन दोनों की संस्कृति के बारे में आपको अंतर बताना है। ऋग्वेदीन कालीन आर्य कवच और हेलमेट यानी कि सिरा शस्त्र का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनमें से इनका उपयोग करते थे, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला। यानी कि बिल्कुल सही बात कही गई इसमें।
जो हमारे आर्य लोग थे वो क्या करते थे, हेलमेट या फिर कवच का इस्तेमाल करते थे। परंतु जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वो क्या थे, पूरे शांतिप्रिय लोग थे और उनके पास कोई भी हेलमेट या फिर कवच के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो एक हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद में ऋग्वेदीन कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और तांबे का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को केवल तांबे और लोहे का ज्ञान था। तो सीधी सी बात आप समझ जाइए कि लोहे के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं। लोहे के साक्ष्य हमारे उत्तर वैदिक काल के टाइम पे मिले हुए हैं। तो सीधे सीधे हमारी पहले बात तो ये गलत हो जाता है। तो यानी कि दूसरा हमारा गलत हो जाता है। और अगर आप लोगों ने मोहनजोदारो, एक मूवी आई थी शायद ऋतिक रोशन की, तो उसमें भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सोने और चांदी के बारे में काफ़ी कुछ दिखाया गया था। तो अगर उस मूवी को भी अगर आप ध्यान में रखोगे तो तभी आप क्या 50-50 पे पहुँच जाते हैं। तो यही होता है, आपको अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी नॉलेज है आप कहीं से भी लीजिएगा। उसको आप अपने यूपीएससी के एग्ज़ाम में, चाहे ईपीएफओ का हो, आईएएस का हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, हर एक मतलब की नॉलेज को इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद में आता है हमारा ऋग्वेदीन कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया, मतलब कि पालतू बनाया था। जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसको जानते थे। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने घोड़ों को मतलब कि कोई मतलब कि पालतू या फिर उसको सवारी के रूप में इस्तेमाल किया है, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो यानी कि 1 और 3 इसका सही हो जाएगा और दूसरा हमारा गलत है। अगला आता है सर चेम्सफोर्ड क्रिप्स। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स है हमारे, चेम्सफोर्ड नहीं, स्टेफोर्ड क्रिप्स ने क्रिप्स की योजना में किस परिकल्पना की द्वितीय युद्ध के बाद। एक मिनट फिर से पढ़ देते हैं। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की योजना में, यानी कि जो क्रिप्स योजना थी, मैं यह परिकल्पना की थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि सीधे से पूछा गया है, कहने का मतलब यह है कि सर स्टैफोर्ड जो क्रिप्स की मतलब की जो योजना थी, उसने क्या कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध बाद में क्या होगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या होगा इसके बारे में आपको बताना है। क्रिप्स मिशन ने क्या कहा था, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी, क्या ये कहा था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाएगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, मतलब कि स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, क्या ऐसा कहा था क्या? तो ऐसा तो मतलब कि उस समय की बात नहीं थी। भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बनाया जाना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होना चाहिए, मतलब कि राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। तो ये भी बात ऐसी नहीं है। यानी कि भारत को डोमिनेंट स्टेट देना, जी हमारे कस में कहा गया था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने कहा था, क्रिप्स मिशन के तहत। तो यानी कि भारत को डोमिनेंट स्टेट दे दिया जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय। तो इस समय की मैं आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ क्या थी। इस समय की कहानी ये थी, जब मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो उसी समय मतलब कि जो अंग्रेज़ थे, वो चाह रहे थे कि भारत के जितने भी सैनिक हैं उसका समर्थन जो है, मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किया जाए, मतलब कि भारतीय सैनिकों का द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए वो भारत का समर्थन चाह रहे थे। तो इसी पे क्रिप्स जो मिशन आया था उसने कहा था कि हम भारत को डोमिनेंट स्टेट का दर्जा दे देंगे और भारत को जो है मतलब कि ब्रिटेन का समर्थन करना पड़ेगा द्वितीय विश्व युद्ध में। तो उसी समय गांधी जी ने मतलब कि एक वक्तव्य दिया था कि ये कहते हैं कि मतलब कि जो ये एक तरीके से पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि ऐसा बैंक जिसका मतलब कि ये ऐसे बैंक का मतलब कि चेक है जिसका बैंक खुद दिवालिया होने वाला है, ऐसा कुछ वक्तव्य दिया था गांधी जी ने। तो इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन के बारे में ही कहा था। अगला आता है हमारा मणिपुर संकीर्तन, जो देख रहे हो करंट अफेयर्स और साइंस से कहते हैं क्या नाम, आर्ट एंड कल्चर। मणिपुरी संकीर्तन जो है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है, तो बिल्कुल सही बात है, गीत और नृत्य का ही प्रदर्शन है, संकीर्तन है, मणिपुरी नृत्य है एक तरीके से। केवल करताल, अभी देख रहे हो केवल को अगर आपने पकड़ लिया तो आप आराम से आंसर तक पहुंच जाते हैं। काट दिया हमारा एक, तो 100% है ही। केवल करताल ही एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है, तो बिल्कुल गलत है, केवल करताल नहीं इसमें। आप जानते होंगे कोई भी संगीत या नृत्य हो उसमें केवल एक का इस्तेमाल नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है, आप कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल कर सकते थे। ये भगवान श्री कृष्ण का जीवन और लीलाओं के वर्णन करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। जो मणिपुरी संकीर्तन है वहाँ पे श्री कृष्ण के जीवन की लीलाओं के बारे में बात होती है, तो 2 भी हमारा सही है, 3 भी हमारा सही है। तो राइट आंसर आपको मिल गया होगा 1 एंड 3। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम, यानी कि ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929, तो मैंने 3 बोल दिया, 1929 है, यानी कि 1929 का है। निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है, यानी कि जो 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम था वो किसके बारे में था। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी था क्या। ये तो हमारे कब 19 मतलब कि 43वां संविधान, 43वां 43 ए आर्टिकल है एक तरीके से, जो कि हमारा बहुत बाद में आया, तो एक तो हो ही नहीं सकता है। औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति होगी, तो ये भी हमारा गलत है। तो ये किससे संबंधित था,
व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप तो जी भी नहीं था। तो आखिर वजह किसके लिए था? तो ये था अधिकरणों की प्रणाली एवं हड़ताल पर रोक, यानी कि जो ट्रिब्यूनल की थी प्रणाली थी और हड़ताल पर रोक के लिए आया था। तो सीधे सीधे आप लोग याद कर लीजिएगा, जो हड़तालों पर रोक थी वो किससे संबंधित थी? 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम जो था उससे संबंधित थी। अगला आता है, आप लोग इसके आंसर भी देते रहिए करिए, मतलब कि एक दो आंसर आप लोग कमेंट में दिया करिए कि इसका रिलेटेड आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त का प्रारंभ किए जाने के संबंध में था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था, इसके बारे में आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को प्रारंभ किए जाने से संबंधित था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त का मतलब क्या है? एक तरीके से किसानों को ही सीधे क्या खेती का मालिक बना दिया गया था। तो रैयतवाड़ी से संबंधित कौन हमारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस तो हमारे किससे संबंधित है? जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है। तो जमींदारी व्यवस्था से कौन हमारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। तो यानी कि एक हमारा नहीं होगा, एक नहीं होगा, आंसर तक हम पहुँच गए। देख रहे हैं कितनी आसानी से आप आंसर तक पहुँच गए, अगर आपको ये भी पता है कि क्या नहीं होगा। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित कौन हमारा? अलेक्जेंडर रीड है और थॉमस मुनरो है। और हाल्ट मैकेंजी जो हमारे हैं वो किससे संबंधित हैं? वो महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित हैं। और महलवाड़ी व्यवस्था में होता था कि पूरे के पूरे गाँव को ही एक मतलब कि समूह में बना दिया जाता था और एक साथ उनका लगान देने को पड़ती थी, और जो कि लगान मूवी में भी दिखाया गया है एक तरीके से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए एक कामगारों को मजदूरी संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था। क्या मतलब कि फैक्ट्री एक्ट 1881 जो था, उनको कामगारों का एक मजदूरी संघ, आप समझ रहे होंगे कि 1881 का टाइम अंग्रेजों का एक तरीके से वर्चस्व का टाइम था। तो उसमें क्या वो मजदूरों को कोई संघ बनाने देंगे क्या? तो सीधे सीधे देखने में ही लग रहा है कि जो पहला वाला गलत हमारा है। और पहली बात तो 1881 का जो कानून आया था, वो बच्चों के जो मजदूरी थी उसको नियमन करने के लिए आया था। तो इस प्रकार से हमारा एक तो वैसे भी गलत हो जाता है। और इसके बाद में क्या लिखा है? एन.एम. लाखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूरी आंदोलन संगठन करने में क्या कहते हैं, अग्रगामी थे। तो हमारे जो एन.एम. लाखंडे जो थे हमारे, मजदूर आंदोलनों को संगठित करने में सबसे आगे, मतलब एक तरीके से नेता थे। तो बिल्कुल सही है, हमारा दूसरा वाला सही हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा केवल दो सही होगा। अभी देख रहे होंगे आगे आ गए 1927 की बटलर कमेटी थी। तो बटलर कमेटी जो थी, उसका उद्देश्य क्या था? केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को निश्चित करना। क्या मतलब किसका अध्यक्ष, मतलब कि इसका मुख्य उद्देश्य था केंद्र एवं प्रांतीय जो सरकारें हैं उनकी अधिकारिता को निश्चित करना था क्या? भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियों को निश्चित करना था क्या? राष्ट्रीय राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था करनी थी, तो सेंसरशिप वाला भी नहीं था। तो बटलर कमेटी क्या थी? भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंधों को सुधारना। तो इसका डी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है रिपीट हो सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बटलर कमेटी किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है हमारी? भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच के संबंध को सुधारने के लिए बटलर कमेटी आई थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। तो राधाकांत देव ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही बात है। गजलू लक्ष्मी नरसू शेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे। तो गजलू लक्ष्मी लक्ष्मी नरसू शेट्टी जो थे, मद्रास महाजन सभा के संस्थापक सदस्य नहीं थे। इसके कौन थे? एम बी राघवाचारी करके थे, और भी एक आध लोग थे, तो उसको आप लोग बाद में देखिएगा। उसके बाद इनका सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन थे? इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे हमारे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो इसका हमारा दो गलत हो जाता है, तीन सही हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एक और तीन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास, यानी कि आप लोग देख रहे होंगे अभी धार्मिक इतिहास से अभी हम लोगों ने केवल 20 क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं, और धार्मिक इतिहास से लगभग 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो पूछा गया धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? स्वातांत्रिक और साम्यतीय जैन मतों से संबंधित संप्रदाय थे क्या? अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि जो हमारा बौद्ध धर्म था, वो किस भागों में, जो चतुर्थ बौद्ध संहिता थी उसी समय में, मतलब कि हीनयान और महायान में बँट गया था। परंतु जो हमने पहले ही बताया, उसकी जो महायान वाली शाखा थी वो बाद में और कई शाखाओं में बढ़ गई, क्योंकि उसपे हिंदू धर्म का प्रभाव हो गया था। तो उसमें एक हो गई थी हमारी स्वतांत्रिक और एक हो गई थी हमारी सामतीय
तो जो द्विवेदी भाई क्या है, बौद्ध धर्म की शाखा है, ना कि जैन धर्म की। तो इससे हम समझ गए होंगे कि हमारा पहला गलत हो जाता है। दूसरा आता हमारा सर्वस्ववादियों की मान्यता थी कि फिनोमिना यानी कि दृष्टि विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहता है। तो सर्वस्ववादियों का मानना यही था कि जो भी मतलब कि है वर्तमान में वो हमेशा रहेगा, तो एक तरीके से क्षणिक नहीं होता है। तो यानी कि हमारा दूसरा सही हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा काकातीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्री पत्तन था। तो समुद्री पत्तन कौन सा हमारा, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो हमारा काकातीय राज्य है उसके समय में समुद्री पत्तन कौन सा था। तो हमारा मोटी पल्ली जो था हमारा एक समुद्री पत्तन था, जो कि काकातीय राजवंश के समय का था। तो अगला चलिए देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा। अगला आता हमारा, देख लेंगे आप लोग, कितना छोटा सा क्वेश्चन है और काफ़ी मतलब कि ईजी भी है। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप आराम से इसका आंसर दे पाएंगे। और आप लोग इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर। तो चलिए इसका आंसर हम लोग दे देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, बोधिसत्व पद्म पाणी जो हमारा है, बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो कहाँ है हमारी, तो जो हमारी कहाँ पाई जाती है, अजंता में पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन यानी कि डायरकी जो होती है हमारी, सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। तो डायरकी हमारी किससे संबंधित है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय विधानसभा दो सदनों में विभाजित होगी, ऐसा नहीं था हमारा। तो डायरकी का मतलब ये था, फिर प्रांतों को मतलब कि प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों को दो प्रवर्गों में विभाजित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हमारा, द्वैत शासन का सीधे सीधे मतलब था कि मतलब कि शासन को दो भागों में बांटना, और प्रांतों को क्या मतलब कि प्रत्यायोजित विषयों को दो प्रवर्गों में विभाजित करना था। तो इसका राइट आंसर हमारे क्या डी है। और चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। तो सूर्य मंदिर के लिए हमारे कौन विख्यात है, हर्षापल्ली हमारे क्या सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है क्या, अमरकंटक हमारे सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है क्या, अंकुलेश्वर मंदिर जो हमारा क्या सूर्य मंदिर के लिए। तो आप लोग जानते होंगे अंकुलेश्वर मंदिर हमारे क्या सूर्य मंदिर के लिए ना विख्यात होकर के किसके लिए, एक तरीके से शिव मंदिर है तो कहीं ना कहीं। तो यानी कि अगर अंकुलेश्वर जो हमारा है महादेव के लिए है, यानी कि शिव के लिए है, तो अगर इसके लिए आप है तो यानी कि तीसरा हमारा गलत हो जाता है। तो सीधे सीधे आप लोग राइट आंसर तक पहुँच गए होंगे कि यानी कि अरसापल्ली जो हमारा एक सूर्य मंदिर है, बाकी जो हमारा अमरकंटक है वो भी हमारा सूर्य मंदिर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, अरसावल्ली। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया है, मेजनी गेरीवाल्डी शिवाजी श्री कृष्ण की जीवनी लिखी है, वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। तो वे कौन थे, यानी कि ये सारी की सारी रचनाएं भी की हैं और वे अमेरिका में भी रहे, केंद्रीय विधानसभा के सदस्य भी रहे। तो कौन थे ये, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू। तो आप नाम से ही समझ गए कि मतलब कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, तो लाला लाजपत राय ही इसके राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिर से निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और कौन सा सही सम्मिलित है। परंपरा राज्य, तो इसमें क्या पूछा गया है, चपचार कुट त्यौहार हमारे क्या मिजोरम से है, तो बिल्कुल सही है, जो चपचार कुट त्यौहार हमारा मिजोरम से है। खोंगजाम पोरवा गाथा गीत ये भी हमारा कहाँ का है, मणिपुर का ही, बिल्कुल सही है। और थांगटा, तो थांगटा भी हमारा कहीं ना कहीं मणिपुर का ही है। तो यानी कि हमारा एक दो सही है और तीसरा हमारा गलत है। तो थांगटा हमारा कहाँ का, सिक्किम का नहीं है। अगला आता है सुप्रसिद्ध बणी थणी, यानी कि बणी थणी जो शैली है वो किसके लिए, मतलब कि कौन सी शैली में है। तो बनी थड़ी शैली हमारी कहाँ की है, राजस्थान की, मतलब की तरीके से जो कहाँ की है, राजस्थान की है, जो कि किशनगढ़ी शैली है। ये सारी की सारी शैलियाँ राजस्थानी शैलियाँ ही हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये सारी की सारी जो शैलियाँ दिखाई गई हैं वो सारी की सारी क्या है, राजस्थानी शैलियाँ ही हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं क्या इसका नाम किशनगढ़ी शैली है, जो कि निहाल चंद्र के द्वारा मतलब कि बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। संताल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासक द्वारा कौन सा उपाय अपनाया गया था। तो संताल जो विद्रोह था उसको शांत हो जाने के बाद में कौन सा उपनिवेशिक शासकों ने कौन सा उपाय अपनाया। तो संताल परगना नामक एक राज्य को सृजन करना पड़ा इनको, और किसी संताल को गैर संताली भूमि को हस्तांतरित करने पर गैर कानूनी हो गया। तो इन्होंने ये कानून मतलब बना दिया है, ताकि जब संताल विद्रोह हुआ तो उन्होंने कह दिया था कि संताल परगना नामक एक क्षेत्र होगा और संताल भूमि जो होगी वो किसी गैर संतालियों को नहीं मतलब कि हस्तांतरित की जाएगी।
अगला आता हमारा आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। यानी कि 19वीं शताब्दी में जो था, भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम क्या हुआ? भारतीय हस्तशिल्प का निर्यात में वृद्धि हुई क्या? मतलब कि सीधे-सीधे गलत आंसर है, आप समझ गए होंगे, निर्यात बहुत ही ज़्यादा गिर गया था। कहा जाता है कि उस समय लगभग 30% भारतीय हिस्सेदारी थी, घट कर के 1% से भी नीचे आ गई थी और वर्तमान में भी लगभग 1 से 2% के आसपास में ही बना हुआ है। तो आप यानी कि पहला तो आप नॉर्मली ऐसे ही काट सकते थे। उसके बाद में था भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई। तो उस समय यानी कि ये वाला भी हमारा गलत है। कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। भारतीय जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हमारा? अंग्रेजों ने क्या किया था? भारतीय जो कृषि थी उसका वाणिज्यीकरण कर दिया था। अगला था 19वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल निर्यात प्रमुख पर्ण पदार्थ यानी कि कैपिटल कॉमोडिटीज कॉमोडिटीज क्या थी? तो इसका आंसर वैसे तो मतलब कि आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, परंतु आप इसको थोड़ा सा टिक के ज़रिए सॉल्व करेंगे तो आप आराम से इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो 18वीं शताब्दी में जो मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके द्वारा बंगाल से कौन से माल को निर्यात किया जाता था? पर्ण यानी कि कॉमोडिटी के रूप में। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अपरिष्कृत कपास, तिलहन, अफीम। तो क्या इनमें से किसी का मतलब कि जो निर्यात किया जाता था? अगर आपने नॉर्मली देख लिया तिलहन, तिलहन हमारा अभी भी निर्यात ना होकर के आयात ही किया जाता है, तो यानी कि ये हमारा गलत हो सकता है। अब इसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आप लोग कितना भी पढ़िए इसको, आप नॉर्मली आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके बाद में आता हमारा चीनी, नमक, जस्ता, सीसा। कैसे हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, पर अभी आगे सॉल्व करते हैं। तांबा, चांदी, सोना, मसाले, चाय। तो क्या हमारा चांदा, तांबी, मसाला, सोना, चाय हो सकते हैं क्या? वैसे मसाला तो हमारा निर्यात होता है, परंतु चाय हमारे यहाँ नहीं निर्यात होती थी इतनी, और ना ही सोना चांदी भी इतना निर्यात होता था, तो इसका मतलब हमारा बी वाला भी गलत हो जाता है। कपास, रेशम, सोरा और अफीम। तो इसका राइट आंसर क्या हमारा है? कपास आप जानते होंगे काफ़ी निर्यात हुई थी, तो यानी कि कपास भी हो गई, रेशम हो गई, रेशम का भी निर्यात भारत करता था, सोरा का भी और अफीम का भी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? कपास, रेशम, सोरा और अफीम। तो इस प्रकार से हम 50-50 पे आ चुके थे। और सीसा भी आप लोग जानते होंगे, सीसा का भारत में बहुत ज़्यादा मतलब कि उत्पादन नहीं होता है। ज़्यादातर हम लोग खुद कहाँ से, अफगानिस्तान वगैरह से निर्यात करते हैं, मतलब कि आयात करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा बी वाला भी गलत हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हमारा? कपास, रेशम, सोरा और अफीम। इसको आप लोग याद भी कर लीजिएगा, हो सकता है रिपीट हो जाए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसमें पूछा गया चंपारण जो सत्याग्रह था उसका अति महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो अगर आपने चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि जो कि गांधी जी का एक तरीके से पहला ही आंदोलन था, और 1917 में 1970 में जब गांधी जी मतलब कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे, तो उनका पहला आंदोलन ही ये चंपारण आंदोलन था। तो इसमें क्या हुआ था? राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर एक अधिवक्ताओं और विद्यार्थियों और महिलाओं का सक्रिय भागीदारी थी क्या? तो ऐसा था तो बिल्कुल सही था, लेकिन आगे चलिए देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों को सक्रिय भागीदारी थी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, रोपण फसल और वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। तो एक डी तो हमारा बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हमारा? जो चंपारण सत्याग्रह था वो किस लिए था? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जो किसान असंतोष थे उनको सम्मिलित होना था। इसका मुख्य पहलू क्या था? जो किसान जो चंपारण मतलब कि एक तरीके से जो नील की खेती करते थे, वो किसान जो थे वो क्या थे, इसमें सम्मिलित हुए थे। और दलित आदिवासियों का भी नहीं था ये हमारा, और ना ही विद्यार्थी और अधिवक्ता से संबंधित था। तो ये हमारा किससे था? नील के किसानों से संबंधित था। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इतने सारे नाम दिए हैं, आप लोगों को अगर नाम याद है तभी आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ। अशोक मेहता, टी एस रामानुजम रामानुजम और जी जी मेहता। तो जी मेहता, इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा? अशोक मेहता, जी मेहता, टी एस रामानुजम। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में क्या लिखा? स्थानकवासी संप्रदाय किससे संबंधित था? तो अभी आते हैं हम लोग किस पे? इससे पहले हम लोगों ने बात की थी हमारा बौद्ध धर्म।
जो कि 2 भागों में बँटा था, महायान और हीनयान। परंतु अब उस बात को आप फिर से रिपीट मत कर लीजिएगा कि बौद्ध धर्म ही इसमें आंसर होगा। जिस तरीके से बौद्ध धर्म बँट गया था, उसी प्रकार से जैन धर्म भी बँटा था। और जैन धर्म बँटा था किसमें? जैन धर्म बँटा था 2 भागों में। एक बँटा था कहते हैं कि स्थिरवादी, और वो एक बँटा था हमारा, मतलब कि एक तरीके से मैं बताना चाहूँ, एक होता है हमारा श्वेतांबर, एक होता है हमारा दिगंबर। तो यानी कि जैन धर्म किसमें बँटा था? श्वेतांबर और दिगंबर में। तो जो हमारे दिगंबर थे, दिगंबर को ही कहा जाता था स्थानकवासी। इन्हें डेरावासी भी कहा जाता था। तो यानी कि जो हमारा संप्रदाय किससे संबंधित है? हमारा जैन धर्म से संबंधित है। इसमें ये भी पूछा जा सकता था कि श्वेतांबर किससे संबंधित है, दिगंबर किससे संबंधित है, डेरावासी किससे संबंधित है। ये सब क्या हमारे यहाँ जैन धर्म के संप्रदाय हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के सांस्कृतिक इतिहास। अभी देख रहा हूँ सांस्कृतिक और आर्थिक और सामाजिक इतिहास के बारे में कई बार क्वेश्चन बन रहा है। तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। क्या फतेहपुर सीकरी में सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है क्या? लखनऊ में स्थित बड़ा इमाम बाड़ा रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल हुआ। तो दोनों उल्टे लिख दिए गए हैं, यानी कि दोनों नहीं होंगे सही। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन भारत में हीरों और हीरे की खदानों का विस्तृत चर्चा करता है? कौन करता है? तो ये क्वेश्चन एक तरीके से कहीं ना कहीं मतलब कि अब सच कहते हैं कि एक, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही कम रिपीट होते हैं, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, जीन बेस्टिप्स टवर्निकर, जो टेवर्नियर है उसके बारे में बात हो रही है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे अभी हम लोग। क्या भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध जो कि संसार की रक्षा करने हैं तो अवतरित होंगे कौन है? तो बौद्ध धर्म में एक भावी बुद्ध करके एक मतलब की अवधारणा है। तो कौन है भावी बुद्ध? जो मैत्रेय हैं, इसके ऊपर काफ़ी मूवियाँ भी बनी हुई हैं। तो मैत्रेय को कौन कहा जाता है? भावी बुद्ध कहा जाता है। उसके बाद में जो पद्म पाणी है, ये भी हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब लोकतेश्वर जो भी हमारा बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, परंतु इसका राइट आंसर क्या हमारा मैत्रेय है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है और इस वीडियो को मतलब कि फटाफट कंप्लीट भी करना है। निम्नलिखित में से किसे किनके भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो किससे अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उससे भी पड़ी थी। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट 1823 जो था उससे हुई थी। प्राच्यवाद और जो आंग्लवाद जो विवाद था उससे भी हुई थी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, 1, 2 एंड 3। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लॉर्ड वेलेजली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि, तो आप लोग जानते हैं सहायक संधि जो थी लॉर्ड वेलेजली ने शुरू की थी, के बारे में कौन सा सही है, कौन सा लागू नहीं होता? देख रहे इसमें से पूछा है कौन सा सही नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो तुरंत आंसर इसका गलत हो जाता। दूसरे के खर्च पर बड़ी सेना रखना, बिल्कुल सही था। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य यह था कि दूसरों यानी कि दूसरे राजाओं के खर्च पर अपनी सेना रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से बचाना, ये भी इसका एक कहीं ना कहीं उद्देश्य ही था। कंपनी के लिए एक नियत आय की प्रबंध करना, तो इसका कहीं ना मतलब कि कंपनी के लिए आय का प्रबंध नहीं करना था बल्कि अपनी सत्ता को मजबूत करना था और उन पर आधिपत्य स्थापित करना था, यानी कि इसका सही होगा सी। सही होगा का मतलब सी गलत है। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सत्ता का सर्वोच्चता स्थापित करना, तो जो कि मैंने अभी जस्ट बताया। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा कर लिया? तो स्वराज सभा किसने किया था? ऑल इंडिया होम रूल लीग थी, उसने अपना नाम बदल के स्वराज सभा कर लिया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो अगर आपको सभी की सभी डेट याद है तभी इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। सहजानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना, दीनबंधु जो थे मित्र थे उनके द्वारा नील दर्पण था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा आनंद मठ, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा सिविल सर्विसेज में जो भी मतलब कि सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे सिविल सर्विसेज में जो है सफलता पाने वाले थे। तो पहला कौन घटा था? तो सबसे पहले जो हमारा जो नील दर्पण है वो लेखन हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हमारा बी हो जाएगा। वैसे तो मैं इसकी सारी की सारी मतलब की जो डेट हैं वो भी बता सकता था और इसका डिटेल में भी थोड़ा और बताना चाहिए था, परंतु अगर मैं चाहूँ तो चलिए 1 मिनट आपको थोड़ा सा देखे अगर बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ, वरना चलिए आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड में करते हैं क्योंकि हम लोगों को अभी क्या है 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है और टाइम काफ़ी हो रहा है, तो फटाफट से कर लेते हैं। संस्थान और संस्थापक के बारे में पूछा गया, जिस संस्थान हमारा जिस संस्थापक है
तो बनारस का संस्कृत कॉलेज है, तो इसके क्या विलियम जोन्स थे क्या? बनारस संस्कृत कॉलेज के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स ही थे, परंतु जो हमारे विलियम जोन्स दूसरे हैं, उनके विलियम के आगे दूसरा नाम लगा हुआ था, यानी कि हमारा एक वाला गलत है। उसके बाद में कलकत्ता का जो मदरसा था, कलकत्ता मदरसा किसने स्थापित किया? वॉरेन हेस्टिंग, तो बिल्कुल सही है। कलकत्ता मदरसा हमारा वॉरेन हेस्टिंग है। लॉर्ड वेलेज़ली ने क्या, जो वेलेज़ली लॉर्ड वेलेज़ली ने क्या है, वेलेज़ली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो लॉर्ड वेलेज़ली ने की थी, ना कि अर्थर वेलेज़ली ने। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि अर्थर वेलेज़ली नहीं है, कौन है? लॉर्ड वेलेज़ली है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेज़ली ने की थी, ना कि अर्थर वेलेज़ली ने। तो 3 गलत हो जाता है हमारा, केवल 2 सही है। अगला आता है क्वेश्चन हमारा, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदारों के बारे में अंतर क्या था? तो अगर आपको जमींदार और जागीरदार के बारे में अंतर जानना है तो क्या हो सकता है, देख लेते हैं। जागीरदारों के पास जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होता था तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़ करके अन्य कोई दायित्व की बाध्यता नहीं थी। उसके बाद जमींदारों को दी गई भूमि का आवंटन वंशानुगत होता था और जमींदारों के राजस्व का अधिकांश क्या लिखा है, राजस्व का अधिकार वंशानुगत नहीं था, यानी कि जागीरदारों के पास जो भी भूमि थी वो वंशानुगत थी, तथा जमींदारों के पास जो भी राजस्व का अधिकार था वो वंशानुगत नहीं था। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे भी दोनों का उल्टा कर दिया गया और यहाँ पे भी दोनों का उल्टा कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ना तो 1 सही है, ना ही 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो हदबंदी कानून परिवार जोतों पर केंद्रित था, ना कि व्यक्तिगत जोतों पर, तो हमारा गलत हो जाता है। ये हमारा व्यक्तिगत जोत पे ही था, ना कि परिवार जोत पे था। भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य सभी भूमिहीन को भूमि का प्रदान करना, तो बिल्कुल सही है, यानी कि जो भूमि सुधार था उसका मेन उद्देश्य यही था कि जो भी भूमिहीन है उनको भूमि प्रदान करना है। अगला आता है हमारा चार्टर एक्ट 1813, जो कि 1813 का चार्टर एक्ट है, कौन सा सही है? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके समाप्त कर दिया था। जो हमारा 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, तो बिल्कुल सही बोला है कि इसने चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको छोड़ करके एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। उसके बाद में 1833 का अधिनियम आया था, उसमें चाय और चीन के व्यापार को भी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, यानी कि पूर्ण रूप से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1833 में। तो एक तो हमारा सही हो जाता है। इसने कंपनी के द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश राज्य के संप्रभुता को सुदृढ़ करने मतलब कर दिया, तो ये भी हमारा सही है। 2 भी सही है, 1 भी सही है। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, तो हमारा राजस्व क्या था? ब्रिटिश के संसद में नहीं आया था, क्योंकि ब्रिटिश संसद में कब आया था? 1858 का जो आया था उसके तहत आया था, तो यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा 1 और 2 हो जाएगा। 1858 का अधिनियम आया था उसके तहत आया था, ना कि अभी आया था। अगला आता है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। आंदोलन संगठन और न्यायिक लीडर। अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग विरोधी आंदोलन जो था, या विरोधी लीग जो था वो किसका था? तो महात्मा गांधी का ही था। अखिल भारतीय किसान सभा जो था किसका था? स्वजानंद सरस्वती का था, बिल्कुल सही है। आत्मसम्मान आंदोलन किसका था? ईवी ईवी रामास्वामी नायर का था। 3 के तीनों को याद कर लीजिएगा, हर एक एग्जाम में रिपीट होंगे, तो यानी कि तीनों सही हैं। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में फिर से देख रहे होंगे, अभी हम लोगों ने हमारा पहला ही क्वेश्चन ये था स्वदेशी आंदोलन, अब देख रहे होंगे रिपीट हो गया हमारा। हम लोगों ने अभी केवल 45 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और क्वेश्चन रिपीट होने लगे सारे। तो स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा विचार कीजिए सही है? इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया, बिल्कुल सही है। स्वदेशी आंदोलन एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं है हमारा? चनूदुड़ा भी हमारा हड़प्पा स्थल है, कोट दीजी भी हमारा हड़प्पा स्थल है, देशपुर भी हमारा हड़प्पा स्थल है। तो कौन है भैया? कौन नहीं है हमारा? सोहगौरा। ये कहीं ना कहीं हमारा गुप्तकालीन टाइम का एक स्थल है, तो इसका नहीं कि हमारा क्या है? सोहगौरा नहीं है।
देखो ना बोधि में देवसत्व देवत्व क्या लिखा है रोपण और बोधिसत्व मूर्ति उपासना सारे के सारे देखो रिपीट हो गए होंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने बोधिसत्व के बारे में ऑलरेडी 2 से 3 बार क्वेश्चन सॉल्व किया है और फिर से रिपीट हुआ है। तो इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषताएं महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। और आप लोगों ने देखा कि महायान के बारे में स्टेप इससे पहले जैसे मैंने 2 से 3 बार बताया है और देख रहे हैं ये तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है और लोग कहते हैं कि यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करती। तो देख रहे हैं कितनी बार क्वेश्चन रिपीट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध मत की है विशेषता। बुद्ध में देवत्व रोपण बिल्कुल सही बात है। जैसा कि मैंने आपको जस्ट पहले ही बताया कि जो महायान थी वो क्या हिंदू धर्म के प्रभाव में आ गई थी। तो देवत्व का रोपण हो गया था, बोधिसत्व के पथ पर चलना हो गया था, मूर्ति की उपासना और अनुष्ठान भी करना चालू कर दिया था। राइट आंसर क्या होगा हमारा 1 2 3। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ कल्चर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर प्रारूप के साथ रणनीय अशोक यानी कि राजा अशोक का उल्लेख कहाँ पे है। तो इसमें ऐसे कौन सा जो शिलालेख है उसमें रणनीय अशोक लिखा हुआ है। तो किसमें लिखा गया है क्या लिखा कंगन हल्ली जो है उसमें लिखा गया रणनीय अशोक। और एक चीज़ और याद कर लीजिए शाहबाजगढ़ी भी हमारा, सांची भी हमारा, सौगारा, ये सारे के सारे क्या हैं अशोक के शिलालेख ही हैं। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम यानी कि जो बिष्टी थी उसे कहते हैं ना बलाश्रम। यूपीएससी और कुछ नहीं तो सीधे यही पूछ सकते हैं कि बिष्टी क्या है। तो बिष्टी क्या हमारा बलात्श्रम था। इस प्रकार के भी क्वेश्चन बने हैं, ऐसा नहीं कि बने नहीं है। कौन सा कथन सही है। और इसके ऊपर भी 2 बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है बिष्टी के ऊपर। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था क्या। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो जो था जनता से मतलब एक तरीके से बलात् समझा था उसे कर के रूप में मान लिया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा पहला वाला ही सही हो जाएगा। और उसके बाद भी चलिए देखें, चलिए पढ़ लेते हैं उसके और भी। यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश और काठियावाड़ क्षेत्र में पूर्णतः अविद्यमान नहीं था हमारा, वहाँ पर भी विद्यमान था। बलात्सम साप्ताहिक मजदूरी का हकदार थे, साप्ताहिक मजदूरी का हकदार नहीं होंगे। बलात्सम का मतलब ही क्या हुआ, मजदूरों के ज्येष्ठ पुत्र बलात्, ऐसा कुछ नहीं है। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से कल्याण मंडप की रचना निम्नलिखित राज्यों में से निम्नलिखित मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण है। तो कल्याण मंदिर जो मंडप है उसकी रचना का मतलब कि मुख्य विशेषता क्या है। तो जो कल्याण मंडप हमारा है वो किस समय का है, विजयनगर साम्राज्य के टाइम का है। अभी हम लोग आ गए 2019 के क्वेश्चन वाले हैं, वो देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। तो आमिल बिल्कुल सही बात है, जो भी राजस्व वसूलता था उसे कहते थे आमिल। दिल्ली सुल्तानों के इस इक्का प्रणाली की प्राचीन देसी संस्था थी। तो दिल्ली जो सल्तनत थी, इक्का प्रणाली जो थी, जो इक्ता प्रणाली थी वो उसकी प्राचीन संस्था नहीं थी, वो बाद में आई थी। तो यानी कि 2 हमारा गलत हो जाता है। और मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो हमारा तीसरा वाला भी गलत हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा ए होगा। तो आप लोग देख रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन मतलब कि क्या है कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितनी बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो बस आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग क्या वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मियाँ तानसेन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सम्राट अकबर ने इन्हें दी गई उपाधियाँ तानसेन थी, यानी कि सम्राट अकबर ने इन्हें तानसेन की उपाधि दी थी क्या। तो तानसेन को जो था सम्राट अकबर ने मियाँ की उपाधि नहीं दी थी, तो उनको दी थी दूसरी उपाधि दी थी। तो यानी कि एक गलत हो जाता है और अगर सही नहीं पूछा है यानी कि कौन सा सही नहीं है वही पूछा गया, तो इसका मतलब हमारा एक ही सही हो जाएगा। तानसेन हिंदू देवी देवताओं के साथ ध्रुपद की रचना करते थे। तो इसको आप देख रहे हो अगर कॉमन सेंस से भी अगर सॉल्व करेंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे। तानसेन जैसे इतने बड़े संगीतकार तो क्या हिंदू के देवी देवताओं के संदर्भ में ध्रुपद की रचना नहीं करेंगे, तो बिल्कुल सही करेंगे ही। तानसेन ने अपने संरक्षकों के संबंध में गाने गाए होंगे, तो बिल्कुल गाए होंगे, एक राजा के लिए गाना गाएंगे ही। तानसेन ने अपने रागों का मौलिक रचना थी, तो जाहिर सी बात है इतने बड़े संगीतकार हैं उनके मौलिक तो होंगी। तो डी वाला भी हमारा सही है। तो इसी प्रकार से आपको क्या है अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए और आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इसको आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा।
चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो कांग्रेस के बारे में क्या है? व्यक्ति और पद धारण किया। सर तेज बहादुर प्रभु अध्यक्ष थे क्या अखिल भारतीय उदार संघ के? केसी नियोगी सदस्य थे क्या संविधान सभा के? पीसी जोशी महासचिव थे क्या भारतीय साम्यवादी दल के? तो इनमें से कौन सा हमारा सही है? तो हम लोगों ने क्या ये तीन के तीनों पढ़े हैं, तीन के तीनों बिल्कुल सही मिले हुआ है। और इसको आप लोग क्या कर लीजिए, याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं ऐसा। क्या लिखा है? सर तेज बहादुर सप्रू जो थे अध्यक्ष थे किसके? अखिल भारतीय उदार संघ के। केसी नियोगी क्या थे? सदस्य थे संविधान सभा के। पीसी जोशी जो थे महासचिव थे भारतीय साम्यवादी दल के। तो पीसी जोशी साम्यवादी दल, केसी नियोगी संविधान सभा के सदस्य, सर तेज बहादुर सप्रू अध्यक्ष थे, ये स्प्रू लिखा हुआ है, अध्यक्ष थे अखिल भारतीय उदार संघ के। इनमें से किस मुगल सम्राट ने चित्र जो पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधारा यानी कि एल्बम और व्यक्तिक रूप चित्रों को जो अधिक जोर दिया? तो किसने बोला कि कहते हैं कि पांडुलिपियों से ध्यान हटा करके क्या चित्रों की एक श्रृंखला यानी कि चित्रधारा पे किसने रूप दिया और व्यक्तिगत चित्रों पर भी अधिक जोर दिया? तो किसने दिया था? जहांगीर। आप जानते होंगे काफ़ी मतलब कि चित्रों के बारे में काफ़ी विख्यात था कि कहता था कि कोई भी अगर चित्र हो उसको 2 से 3 अगर चित्रकारों ने भी बनाया हो तो वो भी पहचान लेता था कि ये कितने चित्रकारों के द्वारा बनाया गया है। ऐसी मतलब कि कुछ वक्तव्य इसका है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह नवीन विश्व यानी कि न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसे प्राचीन विश्व यानी कि ओल्ड वर्ल्ड में प्रचलन शुरू किया गया? यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो हमारा नवीन वर्ल्ड है और ओल्ड वर्ल्ड है, यहाँ पे तो मैं आपको बता देता हूँ। नवीन वर्ल्ड का मतलब है जो 1800 या 1700 1800 की शताब्दी में बने थे देश, और ओल्ड वर्ल्ड का मतलब है जो प्राचीन काल से मतलब कि बने हुए देश है। और न्यू वर्ल्ड का मतलब ये भी आप समझ सकते हैं, जो भी औपनिवेशिक देश थे वो बाद में देश बन गए तो उन्हें न्यू वर्ल्ड कहा जा रहा है। तो ये बोला जाए कि जो नवीन जो देश बने थे उनमें ऐसी कौन सी कृषि बनाई गई थी जो भारत बाद में अन्य जो प्राचीन कालीन देश थे वहाँ पे आई थी और समृद्ध हुई? तो क्या था? कोक, तंबाकू, रबड़ था क्या? तंबाकू, कपास, रबड़ था क्या? कपास, कॉफ़ी, गन्ना था क्या? रबड़, कॉफ़ी, गेहूँ था। कहने का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी जो फसल है जो अमेरिका या यूरोप में बनाई गई और बाद में भारत में आके समृद्ध हुई? सीधी सी बात यही है। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे तंबाकू, कोक, रबड़, कपास, कॉफ़ी, गन्ना। अगर आप कपास को देख लें तो कपास क्या है? कहीं न कहीं जो प्राचीन वर्ल्ड यानी कि पुराने देश हैं, ओल्ड वर्ल्ड है, वहाँ पे ऑलरेडी विद्यमान थे। यानी कि भारत जैसा देश है, वो हमेशा से कपास यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के बना रहा है। यानी कि कपास तो हो ही नहीं सकता। तो कपास हमारा नहीं होगा, यानी कि हम सी का काट दें, बी को काट दें। और गेहूँ और कॉफ़ी, गेहूँ चलो कॉफ़ी तो हम मान सकते हैं, पर गेहूँ भी हमारा क्या है? प्राचीन कालीन फसल है। तो डी वाला भी हमारा गलत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? केवल ए विकल्प होगा सही। तम्बाकू, कोक और रबड़ जो थी पश्चिमी एशिया के देश या फिर मतलब कि जो पश्चिमी जो देश थे, अमेरिका जो थे, वहाँ से बनकर बनकर मतलब कि वहाँ से यहाँ आई थी। और आप लोग जानते भी होंगे कॉफ़ी जो होती है, कॉफ़ी का एक तरीके से कहते हैं कि विदेशों से जो है चुरा कर लाई गई थी और भारत में जो कि एक कर्नाटक का क्षेत्र है वहाँ पे लगाई गई थी। जिसे कहते हैं कि स्मगलिंग ना, तो स्मगलिंग के ज़रिए ही कि कॉफ़ी भारत में आई थी और बाद में समृद्ध होकर इतनी ज़्यादा मतलब कि प्रसिद्ध हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? प्रसिद्ध स्थल है, नदी है। पिंडरपुर के चंद्रभागा है, तो बिल्कुल सही है। 1 मिनट। अगला है तिरुचिरापल्ली कावेरी है, तो बिल्कुल सही है। बाकी हम्पी हमारा माल प्रवाह में नहीं है, कर्नाटक के क्षेत्र में है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? केवल ए हो जाएगा। भारतीय धार्मिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। देख रहे होंगे फिर से धार्मिक इतिहास के बारे में क्वेश्चन आ गया। स्थिरावादी, अभी देख रहे हो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब देख रहे होंगे आप जो क्वेश्चन लगभग चौथी बार आ रहा है हमारे पास। तो स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है क्या? तो मैंने आपको इससे पहले जस्ट अभी बताया था कि स्थिर वीरवादी जो थे वो क्या थे हमारे ही न्याय से संबंधित थे। तो यानी कि एक हमारा गलत हो जाता है।
एक गलत होता ही हमारे पास 50-50 आ गया। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तो महासंघिकों के बारे में भी मैंने बताया था, तो बिल्कुल सही है, यानी कि 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। महासंघिकों द्वारा बुद्ध को देवत्व के रूप में महायान बौद्ध धर्म के प्रोत्साहन दिया। तो ये भी हमारा कोई क्वेश्चन रिपीट है, तो हम लोग देखेंगे कि विकल्प ये वाला भी हमारा रिपीट है। और लोग कहते हैं कि यूपीएससी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करती है, बस वो एट इजी मतलब कि एज इट इज़ नहीं करती, यानी कि जैसा का तैसा नहीं करती है, बस अपने हिसाब से मॉडिफाइड करके क्वेश्चन को बनाती है और क्वेश्चन को बनाने का थीम सेम रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभावों का सही व्याख्यान करता है? तो औद्योगिक जो क्रांति हुई थी उस समय जो भारत पे क्या प्रभाव पड़ा था? सीधी सी बात है, उद्योग धंधे सब नष्ट हो गए थे, दस्तकारों को नष्ट कर डाला था अंग्रेजों ने, तो भारतीय दस्तकार उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे। भारतीय वस्त्र मशीनें बड़ी संख्या में प्रवेश, और गलत है। अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई थी पर इसका औद्योगिक औद्योगिक क्रांति में मतलब कि कहते हैं कि विस्तार नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने जो रेलवे लाइन बिछाई थी वो अपने लाभ के लिए बिछाई थी। अगला आता है हमारा, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना और कालानुक्रम में बताना है। देख रहे हैं यूपीएससी इस समय काफ़ी क्वेश्चन इस प्रकार के पूछ रही है। और अब आए हैं जो कालानुक्रम वाले क्वेश्चन। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लवों का सत्ता का स्थापना, परांतक प्रथा के अधीन चोल का सत्ता का स्थापना, गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना। सबसे पहले तो आपको जो क्या है कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका मैं राइट आंसर आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि सबसे पहले हमारा क्या है महेंद्र पाल के अधीन पल्लव, और उसके बाद में हमारा है गोपाल के अधीन राजा जो पाल, उसके बाद में हमारा है राजा भोज के अधीन प्रतिहार, और उसके बाद में हमारा है तीसरे के परांतक के द्वारा चोल शासक। ये तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में इसके आपको यहाँ पे 4 टॉपिक और मिल जाएंगे। 4 टॉपिक का मतलब क्या है, ये वंश और उनके संस्थापक, यहाँ से भी डायरेक्ट आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे सीधे-सीधे मिलान करने को दे सकता है। चलिए आगे कर लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन-सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लेखित हुंडी, अभी हमने आपको बताया था कि इस प्रकार का टॉपिक काफ़ी आता है कि कोई वाक्य दे देगा या कोई शब्द या फिर कोई तथ्य दे देगा, उसके बारे में डिटेल में पूछेगा। तो हुंडी क्या थी? अगर आपने इकोनॉमी भी पढ़ा होगा तो अभी आपने हुंडी के बारे में सुना होगा। राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, गलत है। प्रतिदिन का लेखा-जोखा अंकित करने वाला वही खाता, ये भी गलत है। हुंडी खाता हमारा एक तरीके से ऋण पत्र था, यानी कि विनिमय पत्र था। अधीनस्थों को दिया गया आदेश भी नहीं था। गांधी इरविन समझौता काफ़ी चर्चा में रहा था, और गोलमेज सम्मेलन इसी के कारण होता है। और गांधी इरविन समझौता ना हो तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग ही ना लेती। क्या सही है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस का आमंत्रण करना, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, तो बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में जारी किया गया अध्यादेशों को वापस लेना, तो ये भी बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौते का मुख्य उद्देश्य ये था कि असहयोग आंदोलन उस समय चल रहा था और ज़ोर शोर से चल रहा था, तो कांग्रेस जो असहयोग आंदोलन चला रही थी, तो इससे अंग्रेज परेशान होकर के आखिर गांधी इरविन समझौता करना पड़ा उन्हें, ताकि जो गांधी जी हैं वो अपने जो असहयोग आंदोलन है उसको वापस ले लें। तो दो हमारा सही हो जाता है। पुलिस की जातियों की जांच हेतु गांधी के सुझावों की स्वीकृति, तो गांधी जी ने सुझाव दिया था कि पुलिस की जातियों को मतलब कि जांच की जाए, तो उसको अंग्रेजों ने नहीं माना था, तो इसका मतलब तीसरा हमारा गलत हो जाता है। और उसके बाद में केवल उन्हीं कैदियों को रिहा किया जाएगा जो हिंसा के अभियोजन में नहीं थे, तो इसका हमारा चौथा भी सही है। 3 हमारा गलत है, तो 1, 2 और 4। गांधी इरविन समझौता में इसमें काफ़ी मतलब कि विवाद भी हो गया था, क्योंकि ये वाला जो हमारा हिंसा का जिन्होंने समर्थन नहीं किया था उनको ही छोड़ा गया था। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह और मतलब कि जो भी मतलब कि एक तरीके से भगत सिंह और या फिर जो हमारा जो भी राजगुरु या फिर जो भी हमारे मतलब कि नेताओं को फांसी दे दी गई थी, जो भी हमारे शहीद मतलब हो गए थे, तो उसके ऊपर काफ़ी विवाद हुआ था। अगला आता है स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई शाखाराम गणेश देउरस्कर की पुस्तक देसर कथा निम्नलिखित में से कथनों पे कौन सा सही है? अभी देख रहे हैं इसको, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं और आप लोग देखेंगे कितनी ट्रिक से इसको सॉल्व किया जा सकता है।
इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा क्या लिखा, मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी थी। तो देख रहे होंगे देश के ऊपर अगर लिखी है, देश का कोई देशभक्त लिखेगा तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातें तो होंगी कि क्या लिखा है, विजय के विरोध में चेतावनी देनी मतलब की बनती है। ये पुस्तक ने स्वदेशी नक्कड़ों और नाटकों तथा लोकगीतों को प्रसारित किया, तो जाहिर सी बात करेगा ही। देउर क्या लिखा, देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र विशिष्ट संदर्भ में किया था। तो क्या मतलब कि एक कोई राष्ट्रवादी नेता होगा या फिर कोई देशभक्त होगा, क्या वो कोई मतलब कि अलगाववाद की बात करेगा? आप देख रहे होंगे यहाँ पे बात कर रहा है विक्की बंगाल के विशिष्ट में, केवल बंगाल के बारे में ही बात की। तो ऐसा कोई देशभक्त नहीं कर सकता। तो अगर आप इसको नॉर्मली इस तरीके से सॉल्व करते हैं, मैंने तो इसी तरीके से सॉल्व किया था, तो आंसर तक आप पहुँच जाते हैं। अस्पृश्यता समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका जो थी बिटाल विध्वंसक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बिटाल विध्वंसक 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। गोपाल बाबा वलंगर के द्वारा लिखी गई है या प्रकाशित की गई है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी व्यक्ति अपने संप्रदाय की महिमा मंडन करता है, करने की दृष्टि से अपने धर्म के संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय का ही गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये वक्तव्य किसका है? सम्राट अशोक का है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुल्य बापा तथा द्रोण बापा शब्द किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित हमारा भूमि की नाप है। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि अगर आपको नहीं आता कुल्य बाप, बाप माप बन रहा है कहीं ना कहीं, पीछे का शब्द मिल रहा है द्रोण बाप, तो यानी कि माप से ही संबंधित कुछ होना चाहिए, इसीलिए भूमि माप है। यानी कि आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके का मतलब कोई मिलाप किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि इसको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको कई बार क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते हैं, जो कोई मतलब कि इसमें कोई खास नहीं है। मैंने कई बार सॉल्व करने की कोशिश की और आंसर तक पहुंचा भी गया है। तो हम लोग को किसी भी तरीके से मतलब कि चाहे जैसे तैसे कैसे भी आपको बस आंसर तक पहुंचना होता है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परमिता शब्द का सही वर्णन क्या है? अब देख रहे हो कि इस प्रकार से कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं और फिर से आया है। तो परमिता का मतलब होता है ऐसी पूर्णताएं जिन्हें प्राप्त करके बोधिसत्व पद को प्रशस्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हमारा सी है। तो परमिता देख रहे होंगे बौद्ध धर्म के बारे में फिर से रिपीट हो गया, और बौद्ध धर्म के बारे में देख रहे होंगे हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें करीब आप देख रहे होंगे 7 से 8 बार बौद्ध धर्म के बारे में ही क्वेश्चन आया। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रुक्मादेई मुकदमा जो था, क्या लिखा, रुक्माबाई, 1884 का जो रुक्माबाई मुकदमा जो था किस पर केंद्रित था? महिलाओं की शिक्षा पाने के अधिकार पे था, सहमति की आयु पे था, दंपति के अधिकार पे था। तो रुक्माबाई जो मुकदमा था कहीं ना कहीं दंपति के अधिकार से संबंधित था, यानी कि सहमति की आयु, कहीं ना कहीं शादी से संबंधित था। और शिक्षा से संबंधित इसका नहीं था, तो यानी कि शिक्षा से संबंध ना होने के कारण केवल 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस कारण भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? तो नॉर्मल बात है, आप अगर पढ़ेंगे आराम से इसका आंसर निकाल पाएंगे अगर आपने किताब को पढ़ा है। नील के उत्पादों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, नई खोज के कारण विश्व में इसका अलाभकारी होना। नॉर्मल बात है, अगर विश्व में उसका कोई प्रतिस्थापक आ जाएगा तो इसका अलाभकारी हो जाएगा। और वो किसान क्या चाह रहे थे, मतलब कि इसको बंद करना चाह रहे थे खेती करना, परंतु अंग्रेज क्या चाह रहे थे कि वो लगातार खेती फिर भी करवा रहे थे, इसलिए ये आंदोलन हो गया था और नील की खेती का ह्रास हुआ था, इसलिए नील विद्रोह भी हुआ था। इसे 3 कटिया विद्रोह भी कहा जाता है। इसका मतलब होता था कि 20 में से 3 बटे भाग पे आपको खेती करनी पड़ती थी। यानी कि अगर आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें आपको 3 कट्ठा पे नील की खेती करनी पड़ेगी। और इसे 3 कटिया पद्धति भी कहा जाता था। अगला आता है हमारा, बेलीजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, अभी देख रहे हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में ऑलरेडी हम लोग को मिलान वाले में कर चुका है, और फिर से आया हमारा विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की गई थी? इस बार पूछा गया हमारा विलियम जो है फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना क्यों की गई है? इसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों ने ऐसे करने के लिए कहा। ऐसा करने के लिए का ये तो कोई सेंस नहीं बनता।
वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहते थे। यानी कि वो क्या चाहते थे, प्राचीन भारतीय ज्ञान को मतलब कि पुनः जागृत करना था क्या? ऐसा तो इनकी कोई मंशा नहीं लग रही थी अंग्रेज़ों की। यानी कि हमारा बी तो गलत हो जाता है और ए भी हमारा गलत है। वह विलियम कैरी और उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। तो क्या रोजगार, क्या भारत में इसके लिए वो कॉलेज स्थापित करेंगे क्या? नॉर्मल बात है, गलत है। वे ब्रिटिश नागरिकों को बताना चाहते थे कि भारतीयों के ऊपर शासन कैसे करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इसके लिए उन्होंने कॉलेज स्थापित किया और भारतीयों पे शासन कैसे करना है इसके लिए उन्होंने पूरा पूरा कॉलेज स्थापित कर दिया। चलिए अगला देख लेते हैं। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए आप लोग। प्राचीन भारत प्राचीन भारत के विद्वान साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कौन है? पाणिनि पुष्यमित्र शुंग के संबंधित थे। तो पाणिनि जो हमारे थे, पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे या नहीं थे? गलत है, हमारा पहला गलत हो जाता है। अमर सिंह हर्षवर्धन के संबंधित है। तो अमर सिंह हमारे हर्षवर्धन से संबंधित नहीं था। कालिदास हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो बिल्कुल सही है। जो कालिदास जो हमारे थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? केवल 3 हो जाएगा। और बाकी जो हमारे जो है पाणिनि है या फिर अमर सिंह है, ये हमारे किससे संबंधित है? इनके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। 1 सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा सा मैं। तो जो हमारे पाणिनि जो थे, इन्होंने क्या एक रचना की थी, उसका नाम था पाणिनि की अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो थी पाणिनि की रचना थी, परंतु ये पुष्पमित्र शुंग से संबंधित नहीं थे। और जो अमर सिंह थे, और जो अमर सिंह हमारे जो थे, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के ही समय के थे। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा? हर्षवर्धन के शासनकाल के समय के नहीं थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर देता हूँ मैं। तो राइट आंसर क्या हमारा? सी हो जाएगा इस प्रकार से। भारतीय सांस्कृतिक के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। पारिवज्रक किससे संबंधित है क्या? पारिवज्रक का मतलब था परित्याग एवं भ्रमणकारी। तो बिल्कुल सही है। शमक का मतलब होता है उच्च पदाधिकारी, पुजारी नहीं बल्कि सुनने वाला था। यानी कि जो भी प्रवचन को सुनता था उसे श्रमक कहते थे। उपासक क्या थे? जो बौद्ध धर्म के साधारण अनुगामी यानी कि जो अनुयायी थे। तो यानी कि 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के संदर्भ में नगर घंटाशाला, कदूरा, चौल किस विख्यात थे? तो किस लिए विख्यात थे? नाम से समझ में आ रहा है क्या है, सारे के सारे ये क्या है? बंदरगाह है, यानी कि विदेशी व्यापार के लिए करने वाले बंदरगाह। फिर से देख रहे हैं कि मिलान करने वाला आ गया, कितने सही सुमेलित हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। स्थल और वर्तमान राज्य। तो भीलसा, भीलसा क्या हमारा मध्य प्रदेश में है? तो बिल्कुल सही है, भीलसा हमारा मध्य प्रदेश में। द्वार समुद्र हमारा क्या महाराष्ट्र में है क्या? द्वार समुद्र हमारा गुजरात में, ना कि महाराष्ट्र में। तो यानी कि हमारा 2 गलत हो जाता है। 2 गलत हो गया और 1 सही है, इसका मतलब 1 और 3 सही होगा। गिरनार भी हमारा गुजरात में ही है। और थानेश्वर हमारा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ है? हरियाणा में पड़ता है शायद। तो 1 और 3 हमारा सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला हमारा है, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में आपको बताना है। 2021 में आया था ये। एक कच्छाप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर था। तो बिल्कुल सही बात है। इसका निर्माण, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। तो क्या भारत में लाखों हजारों मंदिर हैं, और क्या ये केवल एक ही मंदिर होगा जो वृत्ताकार होगा? तो जाहिर सी बात है 2 हमारा गलत है। 2 गलत है, इसके साथ विकल्प नीचे कट गया। तो 2 हमारा गलत है, 1 हमारा सही है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन करना था। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद के भवन के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। 1 और 4 इसका सही होगा। और इसमें क्या पूजा वैष्णव की नहीं थी बल्कि शिव की थी। और इसमें लिखा है 64 योगिनी। इसमें क्या था? शिव है और साथ में साथ उनकी योगिनियाँ जो हैं, उसमें 64 योगिनियाँ हैं। तो इस प्रकार से इसका 1 और 4 सही है। कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संसाधन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुविशुद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया है और संबद्ध जलाशयों में नहरों
के माध्यम से जल की प्रवाहित किया जाता है। तो ये हमारा किसके बारे में बात कर रहा है? धोलावीरा के बारे में बात कर रहा है। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना खोला गया? तो 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश का मतलब हो गया 1624 की बात कर रहा है या 25 के बारे में बात कर रहा है, यानी कि 1624 से 25 के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कारखाना कहाँ खोला? भरूच में खोला था। बाकी ये दोनों गलत है। गुप्त वंश के पतन से लेकर के आरंभिक 7वीं शताब्दी के हर्षवर्धन के उत्थान तक भारत में निम्नलिखित में राज्यों का शासनकाल में बताना है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो मैं तो वही सजेशन दूंगा, अगर आपको आता है तभी इसको आप पकड़िए, वरना इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन मैंने तो नहीं सॉल्व कर पाया था और ना ही मेरे मतलब कि दिमाग से ऊपर ही गया था ये। तो अगर आपको बहुत अच्छा आ रहा है तो भी आप इसको करिएगा, वरना क्या इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। चलिए लेकिन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बोला गया गुप्त वंश के पतन से लेकर के आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक भारत में निम्नलिखित में से किस शासन का शासनकाल था? तो कौन कौन था हमारा? एक, यानी कि इसका राइट आंसर बी हमारा एक, यानी कि गुप्त के मगध के गुप्त थे, थानेश्वर के पुष्पभूति थे, और कन्नौज के मुखेरी थे, और वल्लभ के मित्रक थे। देवगिरी यादव नहीं थे, मालवा के परमार भी नहीं थे। पुर्तगाली लेखक निनूज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं किसमें निपुण थीं? और ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। क्यों? क्योंकि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप नॉर्मली धीरे से लगा दीजिएगा कि जो महिलाएं होंगी वो कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र में होंगी ही होंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा सारे के सारे विकल्प सही हैं। कुश्ती भी सही है, लेखाकार भी सही है, ज्योतिषी भी शास्त्र भी सही है, भविष्यवाणी भी सही है। अगर यहाँ पे कवित्री आ जाता तो कवित्री भी सही हो जाता। यहाँ पे अगर भूगोलवेत्ता आ जाता तो भूगोलवेत्ता में भी उनका नाम आ जाता। तो यानी कि 1 2 3 4 सारे सही हैं। आंध्र प्रदेश में मदनापल्ली में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मदनापल्ली किस लिए प्रसिद्ध है? वेंकैया नायडू क्या पिंगली वेंकैया ने या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगा फहराया था क्या? तो मदनापल्ली क्यों प्रसिद्ध है? पट्टाभी सीतारामैया ने यहाँ पे आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया था क्या? रविंद्रनाथ ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद दिया। तो आंध्र प्रदेश का जो मदनापल्ली है वो इसलिए ही प्रसिद्ध है। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे बांग्ला में मतलब कि बांग्ला से अंग्रेजी में राष्ट्रगान का अनुवाद दिया था। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। इसमें फिर से देखते हैं क्या निम्नलिखित में विचार करना है कौन सा सही है। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु तक पहुंचा। तो सही है हमारा। मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया और सिंधु को पार कर लिया था। गलत है हमारा। और विजयनगर साम्राज्य के दौरान देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल पे पहुंचा। ये भी हमारा गलत है। राइट आंसर केवल एक होगा हमारा। इसके बाद में ऐतिहासिक स्थान और व्याख्या का कारण। बुर्ज होम जो किस लिए प्रसिद्ध है? तो बुर्ज होम क्या हमारा शिलाकृत देव मंदिर के लिए है? नहीं, ये हमारा किसके लिए है? बुर्ज होम हमारा गर्तावास के लिए, यानी कि गर्त में जो आवास होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो एक हमारा गलत हो जाता है। चंद्रकेतुगढ़ हमारी टोराकोट्टा कला और गणेश्वर हमारी ताम्रलिप्ति कला। बिल्कुल सही है। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कौन सा सही होगा हमारा? और काफ़ी मतलब कि रिपीटेड क्वेश्चन भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मिताक्षर हमारी ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दयाभाग हमारी निम्न जाति की सिविल विधि थी। क्या सही हमारा है? तो हमारा ये वाला यानी कि विकल्प जो है गलत बनता है। जो मिताक्षर हमारी जो थी वो भी, और दया भाग, जो दोनों हमारी सिविल विधियां नहीं, एक तरीके से क्या जो हमारा कहता है कि जो भी हमारा वंशानुगत जो भी संपत्ति होती है उसको बांटने से संबंधित है। तो हमारी ये क्या है एक तरीके से मिताक्षरा और दया भाग। मिताक्षरा को मतलब कि एक तरीके से 1 मिनट में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, थोड़ा देख के कंफर्म कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। तो चलिए जैसा कि मैं बता रहा था आपको, जो मिताक्षरा जो हमारी है और जो हमारी दया भाग है, ये दोनों हमारे किससे संबंधित है? तो ये दोनों हमारे उत्तराधिकार से संबंधित जो संपत्ति होती है उससे संबंधित है। और जो मिताक्षरा जो हमारी होती है, जो मिताक्षरा हमारी जो होती है एक तरीके से वो मतलब उत्तर भारत को छोड़ करके, यानी कि जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है उसको छोड़ करके पूरे भारत में लागू है।
और मिताक्षरा का जो है यज्ञवालक एक मुनि थे, या जो यज्ञवालक हैं उनकी स्मृति है। और यज्ञवालक स्मृति जो है, यज्ञवालक की जो स्मृति है उस पे क्या है? विज्ञानेश्वर है उनकी टीका है, यानी कि जो यज्ञवालक के हैं उनकी स्मृति पे विज्ञानेश्वर की टीका है। और वहीं जो दयाभाग है, और दयाभाग किसकी है? वो जीवितवाहन की है। तो दयाभाग किसकी? जीवितवाहन की है। उसके बाद में आता है मिताक्षरा आखिर है क्या? मिताक्षरा व्यवस्था में जो था, पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता था। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि मिताक्षरा में जो था, पुत्र जो था अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पे दावा कर सकता था। परंतु जो दयाभाग जो संपत्ति जो थी, वो क्या थी? पिता की मृत्यु के बाद में ही उसको संपत्ति मिलती थी। यानी कि हमारा 2 वाला बिल्कुल सही है, 1 गलत है और 2 सही है। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्य को संपत्ति से संबंधित मामलों पर विचार करती थी, जबकि दयाभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष और महिला दोनों सदस्यों को संपत्ति के मामले पे विचार करती थी। तो हमारा तीसरा गलत हो जाता है। अगला आता है क्वेश्चन हमारा, संत फ्रांसिस जेवियर जेविस्ट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो सही हमारा है। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई और यहाँ समर्पित एक गिरजाघर भी है। तो इनका गोवा में नहीं है, केरल के आसपास में है, या फिर गोवा में ही है, केरल के आसपास में शायद। तो यानी कि ये गलत हो जाता है हमारा। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा कहाँ पे है इनका, तो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो यानी कि इसका तीसरा वाला भी सही है। तो 1 और 3 इनका सही है और बाकी 2 गलत है। प्राचीन भारतीय इतिहास में भवभूति, हस्तमल, क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध था? तो ये सारे के सारे क्या हैं? साधु हैं, मंदिर वास्तुकार हैं, दार्शनिक हैं, या फिर नाटककार। तो नाटककार हैं। 1919 का मेंटेग्यू चम्सफोर्ड देख रहे होंगे आप, रिपीट हो गया क्वेश्चन हमारा। 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। तो इसमें महिलाओं के बारे में कुछ खास नहीं था, यानी कि एक हमारा गलत हो जाता है। और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ब्रिटिश जो मतलब कि विधानमंडल में था, महिलाओं के लिए सीट के आरक्षण की बात हुई थी। तो बिल्कुल सही बात है, केवल 2। भारत के इतिहास में 8 अगस्त 1942 किस लिए विख्यात है? इसी दिन क्या था हमारे जो भारत में भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो अंगीकृत किया गया था। यानी कि कांग्रेस के द्वारा, ICA का मतलब है ऑल इंडियन कांग्रेस। तो 1942 में 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का अंगीकृत किया था। अभी देख रहे होंगे जी आ गया हमारा, फिर से पूछा है कालानुक्रम में बताना है। कालानुक्रम में नहीं, किसमें? आरोही क्रम में। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आकार के आधार पर आरोही क्रम में है? तो ये एक तरीके से एक कहते हैं कि अधिकारियों के नाम, या फिर जिस जगह कहते हैं कि क्षेत्रों के नाम है उसको आपको बताना है। परगना, सरकार, सूबा। सरकार, परगना, सूबा, इन सभी को आपको बताना है कि सबसे छोटा कौन होगा, फिर कौन बड़ा कौन होगा, फिर सबसे बड़ा कौन होगा। तो सबसे पहले परगना आता है, उसके बाद में सरकार आता है, फिर सूबा आता है। इनमें से कौन सा अंग्रेजों में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीता काव्य? गीता काव्य क्या है? सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन किससे संबंधित है? तो सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन किसका है? महात्मा गांधी का है। हो सकता है किसी को ना पता हो, तो इसको ध्यान रखिएगा। लास्ट के हम लोग के अभी केवल 10 बचे हुए हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और इसने भी लास्ट तक अगर देखा तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि बहुत कुछ सीखा है आज के वीडियो में हम लोगों ने। निम्नलिखित में से कौन सा सेक्रेटरी के मूल रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थे, जो कि बाद में बेथुन फीमेल के नाम से जाना गया? यानी कि कौन था ये? तो अभी ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में बात हो रही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हैदराबाद राज्य से आर्कटक के निजाम का उदय हुआ। ये हमारा गलत हो जाता है। विजयनगर के साम्राज्य का उदय हुआ। तो बिल्कुल सही है। और मैसूर के पतन से हुआ था, ये सही है। और तीसरा वाला भी हमारा गलत हो जाता है। रोहिलखंड के गठन के बाद अब्दुल शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत क्षेत्र में हुआ था, ऐसा नहीं है। औपनिवेशिक शासन में संदर्भ में शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबीर सिंह ढिल्लो किससे संबंधित है? जो 1946 का जो अंतरिम सरकार जो सदस्य थे, क्या उससे संबंधित थे? क्या हमारा गलत हो हमारा। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में थे क्या? ये भी गलत है।
संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे क्या? ये भी हमारा गलत है। तो कौन थे हमारे आज़ाद हिंद फौज के जो नेशनल इंडियन आर्मी थी उसके अधिकारी के थे। इन्हीं के ऊपर क्या हमारा दिल्ली का लाल किला जो मुकदमा था इन्हीं के ऊपर चलाया गया था। बाद में इनको मतलब कि दोषी पाए जाने के बावजूद भी रिहा कर दिया गया था। राइट आंसर हमारा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अजंता की गुफाएं, बाघेरी की गुफाएं, घाटी अजंता गुफाएं बाघेरी नदी घाटी में अवस्थित है। तो बिल्कुल सही, हमारा पहला ही सही है। जो अजंता की गुफा हमारे बाघेरी नदी घाटी पे है। सांची स्तूप हमारे चंबल नदी घाटी में है। गलत हो जाता हमारा। जी हमारा क्या है? ये भी हमारा गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे मेंटेन की चमस पर सुधार भी कहते हैं, देख रहे हैं उसी के बारे में फिर से पूछ लिया। प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित यानी कि ट्रांसफर्ड विषय के अंतर्गत बांटे गए थे। आरक्षित और हस्तांतरित। तो आरक्षित कौन से थे? तो आरक्षित का मतलब है कि अपने पास सुरक्षित रखना। अंग्रेजों ने अपने पास कौन से सुरक्षित रखे होंगे? क्या पुलिस को रखा होगा? 100% रखा होगा। भू राजस्व को रखा होगा, मेन तो यही है, इसे भी रखा होगा। क्या स्वशासन को रखा होगा? तो स्वशासन तो नहीं होगा, यानी कि दो नहीं होगा। तीन चार किस्में, तीन चार किस्में, दो नहीं होगा, ये कटो, इससे हो जाएगा। न्याय को भी अपने पास ही रखा होगा कहीं ना कहीं, तो ठीक है। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया गया। पाकिस्तान ने संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रीय भाषा में बांग्ला को सम्मिलित किया जाए। तो हमारा दो बिल्कुल सही है। और वैसे 21 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, परंतु यूनिसेफ ना होकर के यूनेस्को है। केवल दो। फड़म क्या है? तो फड़म क्या? पहनावा है, आभूषण, हथियार है, सिक्का। तो फड़म आप लोग जानते होंगे, ये भी हमारा इकोनॉमी का टर्म है, सिक्का है एक। सेनानियों के बारे में बताया कि उपरोक्त में से कौन सा गदर पार्टी से संबंधित जुड़े हुए थे? वीरेंद्र कुमार घोष, योगेश चंद्र चटर्जी, राजकुमारी बोस, रास बिहारी बोस। तो कौन थे? केवल तीन इसका सही हो जाएगा। रास बिहारी बोस केवल जो थे गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में प्रस्ताव पर विचार करना है। क्रिप्स मिशन ऑलरेडी आ चुका हमारा 1942 का जो गया, और देख रहे होंगे ये तीसरी बार आ रहा है क्रिप्स मिशन। प्रांतीय सभा में प्रांतीय सभा में प्रांतीय विधान सभाओं और साथ ही साथ भारतीय रियासतों का नामित सदस्य। तो हमारा ये गलत हो जाता है, यानी कि जो संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही साथ भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे, ये हमारा ऐसा कुछ नहीं था। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत स्वीकार नहीं होंगे यानी कि तैयार नहीं होंगे, उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ एक अलग संबंध या संधि स्थापित कर सकता है। तो दो इसका सही है और एक हमारा गलत है, यानी कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही साथ भारतीय रियासतों के द्वारा नामित सदस्य नहीं होंगे। निम्नलिखित इतिहासों के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार करना है। कौन सा जैन ग्रंथ है? तो जैन ग्रंथ इसमें से कौन सा है? केवल 2 और 4 हमारा जैन ग्रंथ है, यानी कि विशिष्ट वर्मन हमारा जैन ग्रंथ है। त्रिशालक्षणी महापुराण भी हमारा जैन ग्रंथ है। अवधान शतक, नित्य उपकरण जो हमारा जैन ग्रंथ नहीं है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। लास्ट के अभी रिक्वेस्ट के 4 क्वेश्चन बचे हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और हम लोग का फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लोग अभी तक बने हुए हैं इसका मतलब वो काफ़ी सीरियस एस्पिरेंट है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। ऐतिहासिक काल और किस रूप में जाना जाता है? इनमें केवल दो सही है। नाथ मुनि हमारे क्या वैष्णव विद्वान है? दिव्यनाथ या वैद्य विद्वान है? आर्यदेव के हमारे जैन विद्वान है? तो इसमें हमारा शायद आर्यदेव जो कि हमारा गलत है, बाकी ये दोनों हमारे सही है। तो इसमें केवल दो विकल्प सही होगा। इसको मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ 1 मिनट से। तो बिल्कुल सही है, मैंने जो कि बताया वही सही है। क्या जो हमारे जो आर्यदेव थे जो जैन ना होकर के क्या बौद्ध विद्वान थे, इसका मतलब हमारा पहला गलत है, बाकी ये 2 और 3 सही है। दिव्यनाथ कौन हमारा? बौद्ध विद्वान है। नाथ मुनि हमारे कौन है? वैष्णव विद्वान है। अगला आता हमारा क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कुल्लाह दरान कहलाते थे। तो कुल्लाह दरान कौन थे? सैयद को कहा जाता था। फैक्चुअल क्वेश्चन है तो मैंने ज़्यादा नहीं बोला इसके बारे में। अगला आता हमारा भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पर हमला मंगोलों के आक्रमण के जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। तो भारत पर पहला मंगोल आक्रमण क्या जलालुद्दीन खिलजी के काल में हुआ था? तो पहला गलत हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा। उसने शहर पर घेरा डाला
तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था, सही है। और एक गलत है, तो इस प्रकार से केवल 2 ही सही हो पाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्य के कुछ उत्तरी-पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। डच लोगों ने पूर्वी क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्री या गोदाम खोली। तो ये डच नहीं होगा यहाँ पे, यानी कि पहला गलत हो जाता है। बाकी 2 और 3 इसके सही हो जाएंगे, यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर एक फैक्ट्री खोली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, 2 और 3। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कंप्लीट 100 मैंने कि 102 के आसपास में क्वेश्चन कंप्लीट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो जो लोग आज मतलब कि लास्ट तक देखा है उन्होंने, तो उन लोगों के लिए देख रहे होंगे काफ़ी हम लोगों ने मेहनत की है। और इस पे एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है कि आप लोग अपने सुझाव भी दीजिएगा। और साथ ही साथ क्या, अपने सुझाव देने के साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बाकी आप लोग बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। बाकी आप लोग अपने सुझाव देते रहिएगा, और इस प्रकार के वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप लोगों का सपोर्ट मिलना ज़रूरी है, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा।